तो हे गाइस, दिस इज योर यश भैया एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 का टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कह रहा है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि किसी भी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक चार्जेस जिस रेट के साथ फ्लो होते हैं उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई कंडक्टर है, मैं ये देख लूंगा कि इसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस किस रेट के साथ फ्लो हो रहे हैं और वही मेरा इलेक्ट्रिक करंट होगा। अब ये जो हमारा प्यारा सा वर्ड है रेट, ये जब भी किसी डेफिनेशन में आता है मतलब कि टाइम से डिवाइड करना है हमें वहां पर। तो क्योंकि यहाँ पर रेट वर्ड आ रहा है इसीलिए जब मैं करंट का फॉर्मूला लिखूंगा तो यहाँ पर मैं टाइम से डिवाइड करूंगा। तो करंट का फॉर्मूला क्या बना बाबू भैया? करंट का फॉर्मूला बना चार्ज क्यू डिवाइडेड बाय टाइम टी, राइट? जहां पर आई करंट है, क्यू चार्ज है और टी टाइम है। अच्छा, मैं क्या करता था, मुझे ना ये ऊपर वाला फॉर्मूला याद करने में मजा नहीं आता था। तो मैंने क्या ट्रिक निकाला कि अगर हम इस टाइम टी को इधर भेज दे तो क्या हमें ये फॉर्मूला मिल जाएगा कि चार्ज क्यू इज इक्वल टू करंट आई मल्टीप्लाई बाय टाइम टी। देखो यही चीज नीचे लिखी है कि जो चार्ज क्यू है ये करंट आई मल्टीप्लाई बाय टाइम टी के बराबर है। ये देखो क्विट वर्ड जैसा लग रहा है, एक वर्ड होता है क्विट, है ना? और ये फॉर्मूला भी देखो बहुत हद तक सिमिलर है। तो मैंने ये याद कर लिया था कि करंट निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? क्विट फॉर्मूला। आप चाहें तो ये भी याद कर सकते हैं, आप चाहें ये भी याद कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। चलिए आगे देखते हैं कि करंट को हम मेजर कैसे करेंगे। तो भाई करंट को हम मेजर करेंगे एम्पियर की यूनिट्स में। करंट की जो एसआई यूनिट है वो एम्पियर है, जिसका शॉर्ट फॉर्म में सिंबल कैपिटल लेटर ए होता है। ऑलराइट, लेकिन अब हमेशा तो ये जरूरी नहीं है ना कि क्वेश्चंस में करंट एम्पियर में दिया हो। भाई जो टीचर स्कूल में पेपर बना रहा है वो इतनी डिग्री लेके आया है, खुराफाती भी है, तो वो सोचेगा कि नहीं बच्चों का काम इतना आसान कैसे कर दूं, तो मैं जो है करंट की वैल्यू एम्पियर में तो दे नहीं सकता। तो वो क्या करेगा, वो आपको करंट की वैल्यू मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर में देगा, राइट? तो मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर्स करंट को ही मेजर करने की छोटी यूनिट्स हैं, स्मॉलर यूनिट्स हैं, ठीक है? जहां पर एक मिली एम्पियर 1/1000 एम्पियर या 10 की पावर -3 एम्पियर के बराबर होता है। मिली एम्पियर का शॉर्ट फॉर्म में सिंबल एम ए होता है। दूसरी एक यूनिट है माइक्रो एम्पियर, जिसका शॉर्ट फॉर्म में सिंबल म्यू ए होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? म्यू ए। और बनाते कैसे हैं? ये म्यू का सिंबल है और ये एम्पियर का, ठीक है? और ये भी याद रखो कि एक माइक्रो एम्पियर में 1/10 की पावर 6 या 10 की पावर -6 एम्पियर्स होते हैं। अब इसका जरूरत कहाँ पड़ेगा? तो भाई जब स्कूल में न्यूमेरिकल्स आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, तो वहां जब करंट मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर में दिया होगा तो हम इन दोनों रिलेशंस की हेल्प से उस करंट को एम्पियर में कन्वर्ट करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं, 1 एम्पियर की डेफिनेशन को समझ लेते हैं। तो आप पढ़ कर आए हैं कि जो करंट आई होता है वो चार्ज क्यू डिवाइडेड बाय टाइम टी का रेशियो होता है। ये फॉर्मूला आप पढ़ कर आए हैं। अगर इसी फॉर्मूले में मैं चार्ज क्यू की जगह पर 1 कूलम पुट कर दूं और टाइम टी की जगह पर 1 सेकेंड पुट कर दूं, यानी कि चार्ज और टाइम दोनों को 1 पुट कर दूं, तो इस साइड ऑटोमेटिकली 1 एम्पियर आ जाएगा। तो ये जो 1 एम्पियर का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बॉक्स में लिखा है, ये आपको समझ में आ रहा है कि जो 1 एम्पियर होगा वो 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड का रेशियो होगा, राइट? अब जो बात यहाँ बॉक्स में लिखी है इसी को ही ये वर्ड्स में लिख देंगे तो 1 एम्पियर का डेफिनेशन बन जाएगा। देखो लिखा हुआ है व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड देन द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज 1 एम्पियर। कि जब एक कूलम चार्ज 1 सेकेंड के लिए किसी भी कंडक्टर से पास करता है तो उस कंडक्टर में फ्लो होने वाला करंट 1 एम्पियर के बराबर होता है। तो है ना चांसदारों, अब बड़े हो गए हो, अब जो है रटने पे फोकस कम करो। अगर तुम ये डेफिनेशन जो बॉक्स में लिखा है एक्सप्रेशन ये लिख लेते हो तो तुमको ये डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है, समझ के अपने वर्ड्स में खुद से एग्जाम में लिख सकते हो, राइट? इसके बाद देख लेते हैं कि अमीटर क्या होता है। तो अमीटर एक डिवाइस होता है जो कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट को मेजर करने के काम आता है, राइट? देखो यही लिखा हुआ है, इन एनी सर्किट करंट इज मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अमीटर, ठीक है? यहाँ एक बात और लिखी है कि अमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ सर्किट। इसका क्या मतलब है कि अमीटर को हम किसी भी सर्किट में सीरीज में लगाते हैं। सीरीज मतलब एक सीधी लाइन में लगाते हैं, एक के बाद एक लगाते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, यहाँ डायग्राम में देखो एक कंडक्टर या रेजिस्टर, तुम समझ लो एक वायर ली गई है, ठीक है?
एक वायर ली गई है और ये अमीटर का सिंबल है। तो तुम देख रहे हो वायर के साथ जो अमीटर है वो एक सीधी लाइन में एंड टू एंड कनेक्ट किया है। ऐसा नहीं है कि कहीं और ही हमने अमीटर कनेक्ट कर दिया हो। तो जहां पर हमारा कंडक्टर है उसके साथ हमने सीधी लाइन में अमीटर लगाया है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि अमीटर को सर्किट में सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। एक बात और अभी सुन लो कि इट हैज अ लो रेजिस्टेंस। भाई जो अमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस कम होता है, लो होता है। अब तुम सोच रहे होगी रेजिस्टेंस कौन से खेत की मूली है। तो हाँ भाई, मेरी गलती है, मैंने अभी नहीं बताया है रेजिस्टेंस क्या होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस टॉपिक इस चैप्टर में आगे हमें डिटेल में पढ़ना है। तो हैव पेशेंस, अभी आप सिर्फ ये जान लीजिए कि अमीटर का रेजिस्टेंस लो होता है। आगे जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो डिटेल में इसको हम समझेंगे। अब इसके बाद हम इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए समझते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। A continuous and closed path of electric current consisting of wires, battery, bulbs, switch, etc. is called an electric circuit. ठीक है, तो डेफिनेशन के हिसाब से चले तो इलेक्ट्रिक सर्किट एक कंटिन्यूअस और क्लोज पाथ है जिससे कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है और इलेक्ट्रिक करंट के रास्ते में बैटरी, बल्ब, स्विच ये सभी इक्विपमेंट्स आते हैं। राइट, चलो इसको डायग्राम से देखते हैं। डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि एक बल्ब बना है, वायर बनी है, स्विच बना है, बैटरी बनी है और इन सब को एक कंटिन्यूअस क्लोज पाथ में लगा दिया गया है ना। ये पाथ पूरा क्लोज्ड है, कहीं से खुला तो है नहीं और लगातार चल भी रहा है, कंटिन्यूअस भी है। तो जब मेरा करंट आई ऐसे किसी भी पाथ से फ्लो करेगा तो मैं कहूंगा कि हाँ भाई इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो गया है। राइट, अब देख लेते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट से करंट के फ्लो होने के लिए कौन सी नेसेसरी कंडीशन है जिसे हमें पूरा करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आ जाते हैं इस डायग्राम में। इस डायग्राम में देखो दो बीकर्स दिखाए गए हैं। पहला है बीकर ए, दूसरा है बीकर बी। बीकर ए में वाटर का लेवल यहाँ ऊपर तक भरा है, बीकर बी में वाटर का लेवल यहाँ तक भरा है। आप मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है, वाटर बीकर ए से बीकर बी में जाएगा या बीकर बी से बीकर ए में जाएगा? मेरे हिसाब से तो वाटर बीकर ए से बीकर बी में जाएगा, क्योंकि ए में पानी ज्यादा है, बी में पानी कम है। तो कोई भी चीज ज्यादा से कम की तरफ फ्लो होगी, कब तक फ्लो होगी? जब तक दोनों बीकर्स में वाटर का लेवल बराबर नहीं हो जाता। यानी कि ये नेचर का रूल है कि कोई भी चीज हमेशा ज्यादा से कम की तरफ फ्लो होती है। अगर इन दोनों बीकर्स में वाटर लेवल में हम डिफरेंस ना क्रिएट करते तो हमारी वाटर का फ्लो बीकर ए से बीकर बी में हो ही ना पाता, है ना। तो वैसे तो ये नेचर का रूल है कि कोई भी चीज ज्यादा से कम की तरफ फ्लो होती है, लेकिन आप लोग के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं। आपके मार्क्स का तो अलग ही केस है ना, पहले ज्यादा आते थे अब कम आ रहे हैं। मैं नॉर्मल नेचर की बात कर रहा हूँ जहाँ चीजें ज्यादा से कम की तरफ फ्लो होती है। सिमिलर केस हमारा इलेक्ट्रिक करंट के साथ भी देखने को मिलता है। इलेक्ट्रिक करंट भी ज्यादा से कम की तरफ फ्लो करता है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। टू इंश्योर अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट वी नीड टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस between the two ends of a battery. This potential difference is created using a battery. कह रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट को भी फ्लो करने के लिए एक पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत होती है और किसी भी सर्किट में ये पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी की हेल्प से क्रिएट किया जाता है। समझो कैसे, जैसे मान लो ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, इस इलेक्ट्रिक सर्किट में ये बैटरी लगी है, तो इस बैटरी का एक टर्मिनल पॉजिटिव होगा और दूसरा टर्मिनल नेगेटिव होगा। अब जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा और जो नेगेटिव टर्मिनल है उसका पोटेंशियल कम होगा। तो जिस तरीके से पानी इस बीकर से इस वाले बीकर में जा रहा था, ठीक उसी तरीके से करंट भी हायर पोटेंशियल से फ्लो होकर लोअर पोटेंशियल की तरफ चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो जो करंट है वो मेरा पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा और नेगेटिव टर्मिनल में चला जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल हाई है और नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल लो है। आई होप आपको ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का जो कॉन्सेप्ट है जो मैंने यहाँ पे समझाया है ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चन अक्सर एक मार्क्स में पूछा जाता है कि किसी भी सर्किट में आप पोटेंशियल डिफरेंस को किस डिवाइस की हेल्प से क्रिएट करते हो, और उसका आंसर होता है बैटरी। राइट, तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजों को समझते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट के फ्लो का डायरेक्शन क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम द नेगेटिव टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल इन एनी सर्किट। कह रहा है कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करते हैं। यानी कि अगर ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है
और ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे? इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, और फाइनली ये पॉजिटिव टर्मिनल में चले जाएंगे। तो क्या होगा? टचक टचक करते हुए हमारा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से निकलेगा और टचक टचक करते हुए पॉजिटिव टर्मिनल में चला जाएगा, राइट? अब आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? तो इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो ऑफ चार्जेस या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही तो है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो तो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ है, लेकिन करंट का फ्लो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है। देखो यहाँ पर अगर ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है तो टुर्र टुर्र करते हुए मेरा करंट इस पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा और टुर्र टुर्र करते हुए मेरा ये करंट नेगेटिव टर्मिनल में चला जाएगा। मतलब बात समझ में आई कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो तो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ है, लेकिन करंट का फ्लो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ है, जो कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के जस्ट ऑपोजिट है। क्या ये नहीं लग रहा कि करंट और इलेक्ट्रॉन्स दो भाई थे और दोनों में लड़ाई हो गई है, जिसके कारण दोनों ने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया है? यही बात यहाँ लिखी भी हुई है, बट करंट फ्लो फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल विच इज ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आई रिपीट कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव टर्मिनल से निकलेंगे और पॉजिटिव टर्मिनल में जाएंगे, बट जो करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा और नेगेटिव टर्मिनल में जाएगा। ऑलराइट, तो अभी आपने पीछे देखा कि इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते समय हमने उसमें बल्ब, स्विच, बैटरी सबको ड्रॉ किया, लेकिन क्या एग्जाम में इतना टाइम होगा कि आप बैठ के बल्ब, स्विच और बैटरी की ड्राइंग बनाएं? एक्चुअली नहीं। कुछ तेजस्वी बच्चे तो ऐसे ही होंगे जो कि पूरा टाइम अपना ड्राइंग बनाने में वेस्ट कर देंगे। इसीलिए हमारे फिजिशिस्ट ने हमारा काम आसान करने के लिए कुछ सिंबल्स बनाए हैं जिनको हम इलेक्ट्रिक सर्किट्स में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की जगह पर यूज कर सकते हैं। इन सिंबल्स की टेबल आपको अपने स्क्रीन पे दिख रही होगी। ये सभी सिंबल्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम सर्किट बनाएंगे आगे तो हम इन्हीं सिंबल्स का यूज करेंगे, तो आपको इन्हें अच्छे से मेमोराइज कर लेना है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।